क्या हुआ विन्नू, यहाँ छत पर अकेली क्या कर रही है? पूनम जी ने अपनी बेटी विनीता, जिसे वो प्यार से विन्नू बुलाती थी, उनसे पूछा। पूनम जी देख रही थी कि जब से विनीता हॉस्टल से आई है कुछ अनमनी सी है। हर वक्त खोई खोई रहती है और कभी कभी तो अकेले में स्वयं ही ना जाने क्या बुदबुदाती रहती है। उन्होंने कई बार जानने की कोशिश की, लेकिन विनीता यह कहकर टाल जाती थी कि आने वाली परीक्षाओं की चिंता है। विनीता ने इसी साल स्नातक पूरा किया था और अब प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। उसके शहर में ढंग का कोचिंग ना होने के कारण उसके माता पिता ने उसे पास ही दूसरे शहर में भेज दिया था, जहां वो हॉस्टल में रहती थी। विनीता शुरू से ही मेधावी छात्र रही थी, इसलिए उसके माता पिता का भी उसे पूरा समर्थन था। घर में विनीता की चचेरी बहन का विवाह था, जिसमें शामिल होने के लिए विनीता कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आई थी। विवाह संपन्न हो चुका था और अब कल विनीता को हॉस्टल जाना था, इसीलिए पूनम जी उसे नीचे चलकर सबके साथ बैठने के लिए बुलाने आई थी और उसे फिर से परेशान देखकर सोच में डूब गई थी कि हमेशा सबकी चहेती, सबको हंसाने और स्वयं हंसने वाली विन्नू को अचानक क्या हो गया है। इससे पहले कि वो विनीता से कुछ बात कर पाती, सहसा विनीता का फ़ोन बजा। विनीता ने फ़ोन रिसीव करके जैसे ही सामने वाले की बात सुनी, ज़ोर से चीख मारकर बेहोश हो गई। पूनम जी ने घबराकर तुरंत अपने पति को आवाज़ लगाई। दोनों मिलकर किसी तरह विनीता को नीचे कमरे में ले गए। पानी की छींटे मारने पर थोड़ी देर में विनीता की आंख खुली। उसके थोड़ा संभालने पर जब पूनम जी ने उससे पूछा कि किसका फ़ोन था जो वह यूं बेहोश हो गई थी, तब विनीता ने रोते रोते बताया कि हॉस्टल वार्डन का फ़ोन था। उसकी रूममेट और उसकी सबसे प्यारी सहेली निधि ने हॉस्टल में ही अचानक आत्महत्या कर ली थी। पूनम जी जानती थी कि निधि और विनीता में बिल्कुल बहनों वाला प्यार था, इसलिए उन्होंने विनीता को कुछ दिन और घर पर रुककर तब हॉस्टल जाने के लिए कहा, ताकि वो थोड़ी सामान्य हो जाए। उनकी बात मानकर विनीता एक सप्ताह के लिए रुक गई। कुछ दिनों बाद जब विनीता हॉस्टल पहुंची, तब उसे देखते ही उसके अगल बगल के कमरों में रहने वाली सभी लड़कियों ने उसे घेर लिया। विनीता ने जब रोते हुए उससे निधि के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि निधि के जन्मदिन के अगली सुबह जब उसने देर तक दरवाज़ा नहीं खोला और आवाज़ देने पर भी कोई जवाब नहीं दिया, तब वार्डन को बुलाया। उन्होंने दरवाज़ा तुड़वाया तो अंदर निधि का मृत शरीर था। ढूंढने पर पास ही उसका लिखा सुसाइड लेटर मिला, जिसमें उसने लिखा था कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा है, इसलिए वो आत्महत्या कर रही है। वार्डन ने उसके परिवार वालों को बुलाया तो उन्होंने बदनामी के डर से पुलिस में जाने के लिए मना कर दिया। वार्डन को भी हॉस्टल की बदनामी की चिंता थी, इसलिए वो भी मान गई और सब लड़कियों से कहा कि वो किसी को ये बात ना बताएं। ये सब सुनकर विनीता बहुत दुखी हो गई थी। किसी तरह स्वयं को संभालकर जब वो अपने कमरे में पहुंची और निधि के बिस्तर की तरफ देखा, जो कि अब वह खाली था। उसके घर वाले उसका सारा सामान भी ले जा चुके थे। निधि को याद करके उसके दिल में एक हुक सी उठी। किसी तरह स्वयं को संभालकर विनीता फ्रेश हुई और अपनी कोचिंग के लिए निकल गई। हॉस्टल वापस आने पर वार्डन आंटी ने विनीता से कहा कि अगर वो कमरा बदलना चाहती है तो बदल सकती है, लेकिन विनीता ने मना कर दिया। विनीता को देर रात तक पढ़ने की आदत थी। पढ़ते पढ़ते उसने घड़ी देखी तो रात के 12:30 बज रहे थे। उसने किताबें बंद कर दी और सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद अचानक ही विनीता को तेज प्यास लगी। उसने पास रखा पानी का बोतल उठाया तो देखा वो खाली था। बोतल लेकर वो पानी लाने चल पड़ी। अभी वो पानी भर ही रही थी, सहसा उसके कानों में आवाज़ आई, मैं हमेशा कहती हूँ कि सोने से पहले देख लिया करो कि बोतल में पानी है या नहीं, लेकिन तुम कभी नहीं सुनती। देखो आज भी वही हुआ। विनीता ने चौंक कर देखा पर उसे कोई नज़र नहीं आया। अपना बहन समझकर उसने अपना सर झटका कि तभी उसे ज़ोर ज़ोर से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। घबराहट में विनीता के हाथ से पानी की बोतल छूट गई। वो तेज़ी से भागकर अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। तभी फिर से उसके कानों में आवाज़ आई, तुम्हें क्या लगता है दरवाज़ा बंद कर देने से मैं अंदर नहीं आ सकती? कौन है? सामने आओ, विनीता ने घबराकर कहा और कमरे की बत्ती जला दी, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आया।
सारी रात डर की वजह से वो सो नहीं पाई। सुबह होने पर जब उसने बाकी लड़कियों को रात की बात बताई, सब हैरत में पड़ गए। तभी उनमें से एक की नज़र विनीता के मेज पर गई। उसने चौंकर कहा, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी बोतल बाहर गिर गई थी, पर ये तो यही रखी है। लगता है तुमने नींद में कोई सपना देख लिया है। विनीता ने मेज पर बोतल देखकर वो भी चौंक गई। उसे लगा कि हो सकता है उसने सपना ही देखा हो। सारा दिन एकदम सामान्य दिनों की तरह निकल गया। कुछ भी अजीब ना होने के कारण विनीता रात की बात भूल गई। आज सोने से पहले उसने सारी लड़कियों के साथ ही याद से अपने बोतल में पानी भर लिया था। किताबों को बंद करके जैसे ही वो नींद के सागर में डुबकी लगाने लगी, उसे महसूस हुआ मानो कोई उसकी चोटी में उसका गला दबा रहा हो। विनीता ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में ही रह गई और उसके कानों से एक आवाज़ टकराई। मैंने कितनी बार कहा है न तुमसे कि अब सीख लो, खुले बालों में मत सोया करो। देखो आज भी मुझे ही तुम्हारी चोटी बनानी पड़ी। इसके साथ ही कुछ देर डरावनी हंसी की आवाज़ गूंजती रही और फिर सब शांत हो गया। किसी तरह उठकर विनीता ने बत्ती जलाई। सहसा उसकी नज़र आईने पर पड़ी तो स्वयं को देखकर वो घबरा गई। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने सोने जाने से पहले अपने बाल खुले हुए थे, लेकिन अब उसकी जगह चोटी थी। इसका मतलब ये सपना नहीं था। विनीता बड़बड़ाई, वो कमरे से बाहर निकली और सारी लड़कियों के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। हार कर विनीता अपने कमरे में आ गई। आज की रात भी उसने जागकर बिता दी। अगली सुबह जब उसने सबको अपनी चोटी दिखाई और दरवाज़ा ना खोलने की बात पूछी तो सब लड़कियां हंस पड़ी। उन्होंने विनीता को ले जाकर आईने के सामने खड़ा कर दिया और बोली, देखो कहाँ है चोटी। आईने में अपने खुले बालों को देखकर विनीता का सर चकराने लगा। सब लड़कियों ने कहा, लगता है तुम्हें निधि की मौत का सदमा लगा है। हमारी बातें मानो और ये कमरा छोड़ दो। और रही बात दरवाज़ा खटखटाने की, तो वो भी तुम्हारा वहम ही है, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि सबको एक साथ ही सुनाई नहीं देता। उन सब की बातें सुनकर विनीता चुपचाप अपने कमरे में आ गई। बाहर सभी लड़कियां विनीता के बारे में ही चर्चा कर रही थी। उनमें से एक ने कहा, लगता है हॉस्टल में कोई आत्मा है। इस पर दूसरी लड़की बोली, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे साथ तो आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी लड़कियां भी इस बात से सहमत थी कि विनीता को छोड़कर किसी के साथ अजीब नहीं हुआ, इसलिए वो इसे विनीता का वहम मान रही थी। उधर कमरे में विनीता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा कमरा बदल लेना ही ठीक रहेगा और वार्डन से बात करने चल पड़ी। कुछ ही घंटों में विनीता नए कमरे में आ चुकी थी। यहाँ भी वो अकेली ही थी, पर अब उसके मन में कोई डर नहीं था। रात के 3 बज रहे थे जब अचानक विनीता की आंख खुली। उसे महसूस हुआ कोई इसके नाखून से उसके गले को नोच रहा है। वो चिल्लाई जा रही थी, बचाओ बचाओ। थोड़ी देर बाद फिर से हंसी की आवाज़ गूंजी और सब शांत हो गया। विनीता ने अपने गलों को छुआ तो उससे बहते हुए खून का आभास हुआ। उसने तुरंत वार्डन आंटी को फ़ोन करके बुलाया। वो घबराई हुई पहुंची तो देखा विनीता अपने बिस्तर पर बैठी रो रही थी। वार्डन आंटी को देखकर विनीता छोटी बच्ची की तरह उनसे लिपट गई और बोली, आंटी मुझे बचा लीजिए, देखिए मेरे गले को किसी ने बेदर्दी से नोचा है, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। वार्डन आंटी ने जब विनीता के गले को देखा, वहाँ उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। उन्होंने विनीता को आईना दिखाकर तसल्ली दी कि सब ठीक है। आईने पर नजर पड़ते ही फिर से विनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। विनीता को किसी तरह सुलाकर वार्डन आंटी वहां से चली गई। विनीता पिछले 2 रातों की कहानी भी वो बाकी लड़कियों से सुन चुकी थी। उन्हें यकीन हो गया था कि विनीता का कोई मानसिक बीमारी है। सुबह होते ही वार्डन ने पूनम जी को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन विनीता के छोटे भाई ने उठाया। उसने जब उन्होंने पूनम जी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि थोड़ी देर पहले अचानक ही सीढ़ियों से गिर पड़ी थी और पापा उनको लेकर अस्पताल गए हैं। वार्डन ने बाद में विनीता के पापा से ही बात करवाने को कहकर फ़ोन रख दिया। सहसा उन्हें अपनी पहचान की एक मनोचिकित्सक की याद आई। उन्होंने तुरंत उन्हें फ़ोन किया और विनीता के बारे में बताया। वो विनीता को देखने के लिए तैयार हो गई। कुछ देर बाद जब वार्डन विनीता के कमरे में पहुंची तो देखा उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर विनीता विक्षिप्तों की तरह कभी अपनी पानी की बोतल को उठाकर फेंक रही थी तो कभी अपने बालों की चोटी बनाकर खोल रही थी और कभी अपने गले को ही नोच रही थी और फिर अचानक से तेज आवाज़ में स्वयं ही हंसने लग जा रही थी। अगल बगल की सभी लड़कियां डरी सहमी उसे देख रही थी।
वार्डन आंटी के आने से उन्हें थोड़ी हिम्मत मिली। वार्डन को भी विनीता को देखकर डर लग रहा था, फिर भी वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसके पास गई और बोली, विनीता ये क्या हालत बना रखी है, आओ मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहती हूँ। वार्डन आंटी को देखकर सहसा विनीता शांत हो गई और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। जब वार्डन विनीता को लेकर डॉक्टर के यहाँ पहुंची तो उन्होंने अकेले ही विनीता को बात करने के लिए अपने कक्ष में बुलाया, लेकिन विनीता ने डॉक्टर के किसी भी सवाल का जवाब ही नहीं दिया। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखकर वार्डन को दे दी और कहा, केस बहुत बिगड़ा हुआ है, ये दवाइयाँ खिलाकर देखिए क्या होता है। हॉस्टल पहुंचकर जब वार्डन ने विनीता को दवा खिलानी चाहिए तो विनीता ने दवा फेंक दी। तब उसे मनाने के लिए उन्होंने उसे चॉकलेट निकाल कर दी। चॉकलेट देखते ही सहसा विनीता ने अपना सर दीवार पे दे मारा और तेज आवाज में बोली, नहीं खाऊंगी मैं ये चॉकलेट। तुम लोग क्या सोचते हो, जिस तरह निधि चॉकलेट खाने से मर गई मैं भी मर जाऊंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वार्डन विनीता की बात सुनकर चौंक गई। उन्हें याद आया कि निधि ने भी अपने सुसाइड लेटर में सिर्फ ये लिखा था कि वो आत्महत्या कर रही है, लेकिन ये नहीं लिखा था कि कैसे। और चूंकि उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ था तो कोई जान भी नहीं पाया कि आखिर उसने अपनी जान कैसे दी। फिर ये विनीता ऐसा क्यों कह रही है? सोचते हुए उन्होंने विनीता की तरफ देखा तो पाया उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी, मानो उनमें खून उतर गया हो। वो गुस्से में पूरे कमरे के चक्कर लगा रही थी। वार्डन फुर्ती से उठी और विनीता के कमरे को बाहर से बंद कर दिया। उनके बाहर आते ही सारी लड़कियां बोली, आंटी अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, लगता है हॉस्टल में किसी बुरी आत्मा का साया है, हमें बहुत डर लग रहा है। वार्डन ने उन्हें कहा, तुम सबको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जाएगी वो जिसे जाना चाहिए, वो भी अपनी सही जगह। तभी एक लड़की बोली, आंटी आपको हॉस्टल में पूजा करवा लेनी चाहिए। हाँ मैं भी यही सोच रही थी, वार्डन ने कहा। तभी अचानक सभी लड़कियों को डरावनी हंसी की आवाज़ सुनाई देने लगी और सबके कमरों से उनके सामान निकलकर इधर उधर उड़ने लगे। उन सबकी हालत खराब होने लगी। वार्डन ने घबराकर पूछा, कौन हो तुम? सामने आओ, क्यों मेरी बच्चियों को परेशान कर रही हो? जवाब में एक आवाज़ आई, मैं भी आपकी ही बच्ची थी, लेकिन मेरी परवाह तो नहीं की आपने और अब पूजा करवाकर मुझे यहाँ से निकालना चाहती हैं। लेकिन सुन लीजिए, जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा मैं कहीं नहीं जाऊँगी। वार्डन कुछ और कहती कि आवाज़ के साथ साथ चीज़ों का इधर उधर उड़ना बंद हो गया। वार्डन को अब कुछ कुछ बातें समझ आने लगी थी। उन्होंने सारी लड़कियों को हॉस्टल के पास ही अपने घर में भेज दिया और स्वयं पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ी। वहां पहुंचकर उन्होंने पुलिस ऑफिसर को निधि की आत्महत्या से लेकर विनीता के हॉस्टल आने के बाद हुई सारी घटनाएं और आज विनीता की कही हुई बात से लेकर हॉस्टल में गूंजी बदला लेने वाली बात बताकर कहा, इंस्पेक्टर साहब मैं जानती हूँ मुझसे और निधि के परिवार वालों से बहुत बड़ी गलती हो गई। बदनामी के डर से हमने उसकी आत्महत्या की बात छुपाई, जबकि वो हत्या थी। मुझे पूरा यकीन है अगर आप सख्ती से विनीता से पूछताछ करेंगे तो सच्चाई सामने आ ही जाएगी और निधि की आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। उनकी बात सुनकर इंस्पेक्टर ने तुरंत शक के आधार पर विनीता के खिलाफ रिपोर्ट लिखी और लेडी कांस्टेबल के साथ उसे गिरफ्तार करने चल पड़े। बड़ी मुश्किल से रस्सियों से बांधकर विनीता को काबू किया जा सका। पुलिस स्टेशन में सख्ती से पूछताछ करने पर आखिर वो टूट गई। विनीता ने जो कहानी बताई वो कुछ इस तरह थी। निधि यूं तो बहुत अच्छी थी और हर तरह से विनीता की मदद करती थी, चाहे पढ़ाई हो या कभी कभी पैसे की दिक्कत। उसका एक बॉयफ्रेंड था अजीत, जो बहुत अमीर था। कभी कभी जब वो अजीत से मिलने जाती थी तो विनीता को भी ले जाती थी और अजीत की अमीरी का रोब झाड़ते हुए विनीता से कहती, भविष्य में तुझे कभी भी पैसों की दिक्कत हो तो मेरे और अजीत के पास आ जाना। जब विनीता इस बात पर गुस्सा होती तो वो कान पकड़कर कहती, अरे मैं मजाक कर रही हूँ, सहेली हूँ तेरी यार, सास नहीं हूँ। विनीता कुछ नहीं कहती थी पर मन ही मन निधि के प्रति उसके मन में कड़वाहट भरती जा रही थी। निधि ने ऐसे ही एक दिन मजाक में अजीत से कहा, अगर मैं मर जाऊं तो तुम विनीता से शादी कर लेना, वरना बेचारी को कहाँ मिलेगा तुम जैसा लड़का। ये बात विनीता के दिमाग में बैठ गई। वो जानती थी उसका साधारण परिवार कभी उसके लिए अजीत जैसा लड़का नहीं ढूंढ सकता था, इसलिए उसने पहले धीरे धीरे अजीत से नज़दीकियां बढ़ाई। जब वो उसका अच्छा दोस्त बन गया तब निधि को रास्ते से हटाने के लिए उसने एक योजना बनाई। कुछ ही दिनों में निधि का जन्मदिन आने वाला था। इस जन्मदिन पर तुझे ऐसा उपहार दूंगी तू हमेशा याद रखेगी निधि। विनीता मन ही मन सोचकर मुस्कुराई और अपने काम में लग गई।
विनीता को दूसरों की हैंड राइटिंग की नकल उतारने में महारत हासिल थी, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। इसका फायदा उठाकर उसे निधि की हैंड राइटिंग में एक सुसाइड लेटर लिखकर एक लिफाफे में डाल दिया। निधि रोज रात नियम से खाने के बाद चॉकलेट खाया करती थी। विनीता ने इंटरनेट पर खोजकर एक ऐसा जहर खरीदा जो अपना काम करने के बाद निशान नहीं छोड़ता। इसके लिए उसे दवा दुकानदार को दिए 5,000 रुपये का भी कोई अफसोस नहीं था। मौका देखकर विनीता ने इंजेक्शन की मदद से एक चॉकलेट में जहर डालकर उसे अपने पास रख लिया। सब कुछ योजना के अनुसार हो जाने पर शादी में अपने घर जाने के लिए जब वो निकली, तब निधि के जन्मदिन के लिए उसे उपहार के साथ सुसाइड लेटर वाला लिफाफा और अपने पास रखा चॉकलेट देते हुए बोली, देख, हो सकता है मैं तेरे जन्मदिन के दिन ना आ पाऊँ, इसलिए उपहार देकर जा रही हूँ, पर तुझे मेरी कसम है, ये लिफाफा अपने जन्मदिन की रात को ही खोलना और ये चॉकलेट भी तभी खाना। निधि ने बिना किसी शक से उसकी बात मान ली। जन्मदिन की रात आदत के अनुसार चॉकलेट खाते हुए इसने विनीता का दिया हुआ लिफाफा खोला। उसमें लिखा लेटर पढ़ते ही वो चौंक गई। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, जहर ने अपना काम कर दिया। अगली सुबह जब देर तक निधि ने दरवाज़ा नहीं खोला तो सब लोगों को शक हुआ, और जब कमरे का दरवाज़ा खोला गया तो निधि का मृत शरीर और वो लेटर वहाँ पर पड़ा हुआ था। लेटर देखकर सबने उसे आत्महत्या मान ली और विनीता को लगा वो बच गई। विनीता के मुंह से बयां की गई उसकी सच्चाई को इंस्पेक्टर ने सबूत के रूप में रिकॉर्ड कर लिया था। सब लोगों को देखते देखते अचानक विनीता उठी और दीवारों से अपना माथा जोर जोर से टकराने लगी। कभी वो पागलों की तरह हंसती तो कभी बोलती, देख निधि, अब मैं भी अमीर हो जाऊंगी, तुझसे ज्यादा अमीर। इंस्पेक्टर ने विनीता को हवालात में डाल दिया और डॉक्टर को बुलवाकर उसकी मरहम पट्टी करवा दी। वार्डन को जब इंस्पेक्टर ने सारी बात बताई तो उनके लिए भी भरोसा करना मुश्किल हो गया था कि सीधी सादी दिखने वाली विनीता ऐसा भी कर सकती थी। उन्होंने निधि के कमरे में जाकर उससे माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटी, पर अब मैंने अपनी गलती सुधार ली है। अब इस हॉस्टल की दूसरी बच्चों को परेशान मत करना। सहसा उसे लगा कि कोई कमरे से जा रहा है। उन्होंने आसपास देखा पर कोई नहीं था। वो समझ गई कि अब निधि की आत्मा को संतुष्टि हो गई है और अब वो नहीं आएगी। उन्होंने सारी लड़कियों को बुलाकर सारी बात बताई और कहा, अब डरने की कोई बात नहीं है। गुनहगार को उसकी सज़ा मिल गई है। दोबारा हॉस्टल में फिर कभी किसी को डरावनी हंसी नहीं सुनाई पड़ेगी। उधर विनीता के घर वालों को जब सारी बात पता चली कि वो अपने होश ही खो बैठे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि हमेशा सिर्फ अपनी पढ़ाई लिखाई से मतलब रखने वाली उनकी बेटी ऐसा भी कर सकती थी। उन्होंने विनीता से मिलने से भी मना कर दिया। अदालत ने विनीता को मानसिक हालत देखते हुए उसे पागल खाने भेज दिया। पागल खाने में भी अक्सर विनीता के कानों में निधि की डरावनी हंसी गूंजती रहती थी और हॉस्टल में घटी डरावनी घटनाएं याद आती रहती थी। आखिरकार एक दिन उसने अपने दुपट्टे का फंदा लगाकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। बिना सोचे समझे निधि के द्वारा किए गए मजाक ने उसके साथ साथ विनीता का जीवन भी खत्म कर दिया था और हॉस्टल के इतिहास में लिख दिया था एक डरावना पन्ना, जो वहाँ रहने वाली लड़कियों के दिमाग में पूरी तरीके से छप गया था।